हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इस कृतिका। सो आज हम अपना एक जो जो वो सिविक्स वाला चैप्टर है क्लास 6 के एनसीईआरटी का, उस चैप्टर का हमने लास्ट जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसका जो एक ज़्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट रह नहीं गया है इस चैप्टर में। अब एक स्टोरी है भीमराव अम्बेडकर के ऊपर, वो स्टोरी है इसके अंदर और बाकी थोड़ा सा आगे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम अपना जो चैप्टर है वो आज ख़त्म कर लेंगे। तो ये जो स्टोरी है भीमराव अम्बेडकर की है। जब वो कुल 9 साल के थे, जब वो 9 साल के थे, 1901 की बात है ये। ठीक है, 1901 में क्या हुआ, वो ना अपने कज़न के साथ अपने पिताजी से मिलने जा रहे थे, अपने फादर से मिलने के लिए जा रहे थे कोरेगांव। कोरेगांव महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो जो मुंबई प्रेसिडेंसी है उस टाइम पे, मुंबई प्रेसिडेंसी के अंदर जो माहर कम्युनिटी होती है, जो भीमराव अम्बेडकर जी थे वो माहर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। माहर कम्युनिटी एक शेड्यूल कास्ट के लोगों को माहर कंपनी मतलब माहर जो वो है ना कास्ट, उसमें इंक्लूड किया जाता था। ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी माहर सरने वाले लोग हुआ करते थे वो शेड्यूल कास्ट के होते थे। ठीक है, जिन्हें अछूत या फिर अनटचेबल्स कहा जाता था। तो यही कहानी है इसमें, एक बार पढ़ लेते हैं। लॉन्ग डिड वी वेट, सॉरी पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं। विच टुक प्लेस इन 1901, विच he was just 9 years old. He had gone with his brother and cousin to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. यानी कि महाराष्ट्र में अपने पिताजी से मिलने जाने वाले थे अपने कज़न के साथ। जो भीमराव अम्बेडकर जी थे ना, वो पढ़े लिखे थे, उनकी फैमिली भी पढ़ी लिखी थी। थे वो शेड्यूल कास्ट के, लेकिन फिर भी क्या हुआ था, वो पढ़े लिखे थे, उनकी फैमिली भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी। उन्होंने एक साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, तो उनको देखकर कोई ये नहीं कहता कि वो किसी लोअर कास्ट से हैं। तो वहाँ पे बहुत देर हो गई थी उन्हें अपने कज़न के साथ स्टेशन पे खड़े हुए। ठीक है, स्टेशन पे खड़े हुए बहुत देर हो गई, उन्हें पता नहीं था कि कोरेगांव जाना कैसे है। वो या तो अपने पिताजी का वेट कर रहे थे या फिर उनके जो सर्वेंट होता है उनका वेट कर रहे थे, बट उनमें से कोई नहीं आया। फिर जो स्टेशन मास्टर था ना, उसने खुद से पूछा। पहले तो उन्होंने देख लिया कि भाई कपड़े सही पहन रखे हैं, दिखने में ऐसा लग नहीं रहा कि भाई शेड्यूल कास्ट के हैं या फिर दलित हैं। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने अपने आप बता दिया कि दैट हम लोग माहर हैं। तो भाई जैसे उन्होंने ये बात सुनी तो वो पीछे हो गए थोड़े से, और मतलब उनके चेहरे पर ना अलग सा ही एक्सप्रेशन आ गया, जो कि भीमराव अम्बेडकर जी को अच्छा नहीं लगा। उसके बाद उसने आगे स्टेशन मास्टर ने कोई बात ही नहीं की, वो अपने कमरे में चला गया। बहुत देर हो गई दोनों को खड़े हुए वेट करते हुए, लेकिन कोई नहीं आया। दिन ना छुपने वाला था बिल्कुल। जब स्टेशन मास्टर आया, उसने पूछा कि अब तुम क्या करने वाले हो, ये बताओ। तो उन्होंने बोला हम अब कोरेगांव जाना चाहते हैं, या तो रेल से या फिर वो रिक्शे से, जो तांगा होता है उससे। लेकिन हमने तांगे वालों से बात की, सब हमें उठाने से मना कर रहे हैं, बल्कि हम डबल पैसे देने को भी तैयार हैं। क्योंकि उस टाइम पे ना कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा हुआ करता था। कोई भी इंसान किसी जो माहर कम्युनिटी के लोग हैं ना, उन्हें अपने आसपास बैठने भी नहीं देता था। इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था उस टाइम पे। वी वेल ड्रेस, एक बार मैं स्टोरी पढ़ देती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। We were well-dressed children from our class or talk. No one could make out that we were children of untouchable. वही है, कोई भी उन्हें देख के ये नहीं बता सकता था कि वो untouchables के बच्चे हैं। Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and we were extremely touched at the plight in which we found us. As it usually among the Hindus, the station master asked us, who were without a moment thought, I burned that we were Mahars. Mahar is one of the community which were treated as untouchable in Bombay presidency. माहर जो थे वो कैसे थे, अनटचेबल उन्हें ट्रीट किया जाता था। उन्होंने बहुत देर तक वेट किया, लेकिन किसी ने भी उनको बिठाया नहीं, और तांगे वालों ने सबने मना कर दिया, ताकि वो अनटचेबल थे इसीलिए कोई उन्हें अपने तांगे में भी नहीं बिठाना चाह रहा था। ठीक है, बल्कि वो डबल पैसे देने को भी तैयार हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार था। तो ये जो चीज़ है ये हमारी कंट्री के अंदर डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है, जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर था। अब तो चलो नहीं है इतना, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा होता था। भीमराव अम्बेडकर के बारे में ना यहाँ पर चीज़ें भी दी हुई हैं, चाहे पढ़ सकते हो। ये हमारे कहलाते हैं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज़ अ कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ ऑल्सो द बेस्ट नोन लीडर ऑफ दलित। यानी कि ये लीडर थे दलित के। बहुत सारे लोग पुराने टाइम में दलित्स के साथ, यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, इसी वजह से क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, जो भीमराव अम्बेडकर है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उस टाइम पे इन्होंने जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस रखे, ताकि वो लोग मेन स्ट्रीम में आ सकें, उन्हें पढ़ने का मौका मिले, वो भी आकर अपना मतलब
विकास देख सकें, इसीलिए बहुत सारे प्रोविजंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं एक बार। Imagine how difficult it would be if people could not move easily from one place to the another. How insulting and harmful it is to have people move away, refuse to touch, allow you to drink water from the same resource as they do. यानी कि पुराने टाइम में कितना बेकार होता था कि लोग जो थे वो शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे दलित लोगों के साथ कितना ज़्यादा बुरा भेदभाव मतलब बिहेव करते थे। क्यों? क्योंकि एक तो उन्हें अनटचेबल की तरह ट्रीट किया जाता था। उन्हें उसी रास्ते पे उस जगह पर बैठना अलाउड नहीं था जहाँ पर ब्राह्मण लोग या क्षत्रिय लोग बैठते थे। उन्हें मंदिर में जाने की परमिशन नहीं थी, उस कुएं से पानी लेने की परमिशन नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती है कि हमारी कंट्री में पुराने टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। Striving for equality. The struggle for freedom from British rule also include within it the struggle of large group of people who do not only fought against the British but also fought to be treated more equally. Dalit women, tribals and peasants fought against the inequality they experience in their lives. यानी कि जो इक्वालिटी है हमारी कंट्री के अंदर, पहले जब ब्रिटिशर्स से स्ट्रगल की बातें चल रही थी टाइम पे, उस टाइम पे एक स्ट्रगल हमारी कंट्री में खुद भी चल रहा था, लोगों के बीच का स्ट्रगल। लोग इतने ज़्यादा बिखरे हुए थे कास्ट के बेसिस पर कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी थी। As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temple. Women demanded that they should have a right to education as men did. Peasants and tribal fought to release themselves from the grasp of moneylender and the high interest they were charged. यानी कि जो दलित लोग थे, यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, अपने आप को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, टेम्पल्स में एंट्री के लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स किए ताकि वो लोग क्या कर सकें, मेन स्ट्रीम में आ सके, एजुकेशन में राइट्स मिल सके उन्हें। बहुत सारे किसान ऐसे थे, ट्राइबल जो पीपल्स थे, उन लोगों ने भी बहुत सारी स्ट्रगल्स किए। किस चीज़ के लिए? मनी लेंडर्स जो पैसे उधार दिया करते थे उस टाइम पे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता था, इस वजह से वो एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे। When India became a nation in 1947, our leaders true were considered about the different kind of inequality that exists. Those were wrote the Constitution of India, a document that lay out the rule of which the nation would function, were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people have struggled against this. यानी कि हमारी कंट्री में क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस टाइम पे जब बन रहा था ना, तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा गौर से देखा गया और कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से बनाया गया कि सभी लोग इक्वल रहें, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो हमारी कंट्री में। ठीक है, Many leaders of these struggles such as B.R. Ambedkar, Dr. Ambedkar has also fought for right of Dalits. इसीलिए B.R. Ambedkar ने बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस जो हैं वो दिए कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि दलित्स जो हैं उनको भी क्या किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके, वो अपने आप को बैकवर्ड फील ना करें। So these leaders set out a vision and goals in the constitutions to ensure that all the people of India were considered equal. This equality of all person is seen as a key value that unites us all as Indians. Everyone has equal rights and opportunities. Untouchability is seen as a crime and has been legally abolished by law. यानी कि हमारी कंट्री में क्या किया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा बनाया गया कि जो सभी लोग हैं वो इक्वल हों, इक्वालिटी हो सभी के बीच में। ठीक है, जो इक्वालिटी एक वर्ड है वो की वैल्यू वाला वर्ड बन गया हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अनटचेबिलिटी जो थी, छुआछूत, उसको एक क्राइम मानने लगे, आज के टाइम में भी है। जो आर्टिकल 17 है ना, वो अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को हमारी कंट्री के अंदर। People are free to choose the kind of work they wish to do. Government jobs are open to all people. In addition, the Constitution also places responsibility on the government to take specified steps to realize that right to equality for people and other such marginal communities. यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये भी देखेगी जो अलग अलग ग्रुप्स हैं हमारी कंट्री में, जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो बैकवर्ड हैं, उनके भले के लिए भी कुछ करे। The writers of Constitution also said the respect for diversity was a significant element in ensuring equality. They felt that people must have this freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festivals and express themselves freely.
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा जा रहा था तो जो लीडर्स थे उन सबके दिमाग में एक ऐसा विजन था कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए सभी के लिए, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। सभी की ज़रूरतों को देखकर बनाया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सब अपने त्यौहार मना सकें, लैंग्वेजेस बोल सकें, अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर सकें। said that no one language, religious or festival should become compulsory for all to follow. They said that the government must treat all religious equal. हमारी कंट्री में पर्टिकुलर एक कोई रिलीजन है उसको सभी लोगों के ऊपर थोपा नहीं जा रहा होता। हमारी कंट्री क्या है, वहाँ पर सभी लोग अपने अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, कोई किसी के ऊपर किसी चीज़ का बर्डन नहीं डाल सकता। Therefore, India became a secular country where people of different religions and faith have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. यानी कि इंडिया फिर एक ऐसी सेकुलर कंट्री बना। सेकुलर कंट्री का मतलब होता है जहाँ हर कोई अपने अपने रिलीजन को फ्रीली फॉलो कर सकता है, ठीक है, जहाँ पर सभी अपने रिलीजन को अच्छे से फॉलो कर सकें, सभी के जो बिलीव्स हैं वो फ्रीली फॉलो कर सकें और कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. This is seen as an important element of our unity, that we all live together and respect one another. यानी कि हमारी कंट्री की एक क्या हो गई, एक खासियत हो गई, एलिमेंट है यूनिटी वाली, ठीक है, दैट सभी लोग वहाँ पर रिस्पेक्ट के साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे, ठीक है. Though these ideas are enriched in our constitution, this chapter points out the inequalities exist even today. यानी कि हमारा जो ये चैप्टर था ये दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इनरिच है, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में अभी भी कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी है, चाहे वो इनकम के बेस पर हो या किसी अलग अलग बेसिस पर हो, बट इनइक्वालिटी अभी भी हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती है जिसे हमें दूर करना है. इक्वालिटी इज़ अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली. People's struggle and positive action by the government are necessary to make this a reality for all Indians. यानी कि लोगों के स्ट्रगल्स और जो हमारी गवर्नमेंट अलग अलग स्टेप उठाती है लोगों के फेवर में, उन सब को रियलिटी बनाने के लिए ना सभी को क्या है एक साथ होकर चलना पड़ेगा, जब भी ये चीज़ पॉसिबल हो सके कि हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत अच्छी बने, ठीक है. तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो चुका है. ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है जिसे हम प्रीएम्बल कहते हैं, प्रस्तावना, ठीक है. काफ़ी अच्छा मतलब लगता है इसे पढ़ने के बाद. वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है. तो ये जो पेज है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है. प्रीएम्बल से प्रस्तावना कहा जाता है, इसे सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है. तो ये जो चैप्टर है यहाँ ख़त्म हो चुका है. अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो या अच्छी लगी हो वीडियो, देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.